ओके, पावर का फार्मूला हमें जनरली पता है, एनर्जी इनटू टाइम। तो अगर एनर्जी इनटू टाइम पावर का फार्मूला है तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो पावर का जो यूनिट होना चाहिए है वो है जूल इनटू सेकंड, यानी कि जे एस। ठीक है, एस स्मॉल इस वजह से सेकेंड्स के लिए और जूल कैपिटल में। ठीक है, मगर जो कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करती हैं, फॉर एग्जांपल का के इलेक्ट्रिक हो गया या फिर केसी हो गया या और बहुत सारी कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी सेल आउट करते हैं पैसे में, वो यूनिट इस्तेमाल करते हैं किलोवाट इनटू आवर। एक घंटे में कितना आपने किलोवाट इस्तेमाल किया, वो पावर की टर्म के लिए यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं kWh। ठीक है, तो इस जे एस को यानी कि जूल इनटू सेकंड को किलोवाट आवर में किस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 JS है तो जूल को अगर हमें कन्वर्ट करना हो किलो जूल में तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, सॉरी 1000 करते हैं। किलो मीन्स 1000, ठीक है। बट सेकंड से आवर में जाना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड से आवर में जाना है, यानी कि छोटे से बड़े यूनिट में जाना है, तो डिवाइडेड बाय 60 और डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। जूल से किलो जूल में जाना है, छोटे से बड़े यूनिट में जाना है तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, यानी कि 60 और अलग अलग करके डिवाइड करें या एक साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें, बात एक ही है। तो एक कंपनी है जो कि 1 किलोवाट आवर के चार्ज करती है 5 रुपीज़ के, इलेक्ट्रिक की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जिसमें वो कह रहे हैं कि 100 वाट अगर आपने 20 मिनट तक यूज़ किया, कंज्यूम किया, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वाट से तो हम कन्वर्जन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कंपनी जो सेल आउट कर रही है वो किलो वाट पे कर रही है और 1 घंटे के हिसाब से। तो हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो वाट में। तो 100 वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, वाट से किलो वाट में जा रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 100 वाट इज इक्वल्स टू 0.1 किलोवाट। ठीक है, और 20 मिनट्स मिनट से आवर में जा रहे हैं तो हम डिवाइडेड बाई 60 करेंगे। जैसे ही 20 को डिवाइडेड बाई 60 करेंगे 0.33। ठीक है, किलोवाट ये रहा किलोवाट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास kWh आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया 0.033। ठीक है, एक 1 kWh के लिए वो लोग चार्ज कर रहे थे 5 रुपीज़। ठीक है, तो उसको हम इससे मल्टीप्लाई करें, हमें पता चल जाएगा हमने जितना कंज्यूम किया उसके लिए हमें कितने पैसे देने, यानी कि 0.165 रुपीज़ देने हैं। इसकी एग्जांपल जो बुक में ली गई है वो सिंपल ऐसी है कि 3 किलोवाट यूज़ किया, कंज्यूम किया फॉर 20 मिनट्स, तो 3 किलोवाट ये तो है ही ऑलरेडी किलोवाट में, तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। 20 मिनट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, तो मिनट से हमारे में आते हैं डिवाइडेड बाई 60 करते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, 3 किलोवाट मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 60, आंसर आ गया 1 kWh। ठीक है, और हमें पता है ये कंपनी यानी कि जो कि इलेक्ट्रिक है वो 1 किलोवाट आवर कंज्यूम करने के कितने रुपीज़ लेगी, 5 रुपीज़। तो 1 kWh के लिए 5 रुपीज़ लेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं, मगर 1 है तो आंसर हमें पता होना चाहिए। 100 वाट कंज्यूम किया 5 घंटे तक, 100 वाट कंज्यूम किया 5 घंटे तक, तो ये तो आवर में गिवन है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कन्वर्ट कर देंगे वाट को किलोवाट में, वाट से किलोवाट में जाते हैं तो डिवाइडेड बाई 1000 करते हैं, ये आ जाएगा 0.1 को जो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 हमने kWh कंज्यूम किया, यानी कि पावर हमने कंज्यूम करी के इलेक्ट्रिक से। ये जो के इलेक्ट्रिक है ये चार्ज करता है 5 रुपीज़ पर kWh, तो हमने आधा इस्तेमाल करा है, तो यानी कि हमें कितना पैसे देने पड़ेंगे 2.5 रुपीज़। इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वो कंज्यूम कर चार्ज ले रहे हैं 1 kWh के 1 पावर के। ठीक है, तो उससे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं मगर कुछ उसके डेंजर्स भी हैं। तो हाँ, हज़ार्डस जिसे हम कहेंगे,
तो डेंजर 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है डैमेज इंसुलेशन, दूसरा होता है ओवर हीटिंग ऑफ केबल, तीसरा होता है डैम कंडीशन। डैम कंडीशन अनहोनी को कहते हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो बेतुकी हो, नहीं होनी चाहिए थी मगर हमारी गलती की वजह से हो गई। डैमेज इंसुलेशन, कहीं से वायर ब्रेक थी, हमने जाके हाथ लगा लिया, ठीक है। ओवर हीटिंग ऑफ केबल, केबल जब भी करंट सप्लाई ज़्यादा होती है तो केबल हीट हो जाता है। ओके, पहली की जो है वो डैमेज इंसुलेशन की है, दूसरी ओवर हीटिंग ऑफ केबल की है, तीसरी डैम कंडीशन की है। डैमेज इंसुलेशन में क्या है, एक वायर यहाँ से ब्रेक थी, ये एक इंसान है जिसने अपना हाथ लगाया तो यहाँ से सारा करंट फ्लो अर्थ में चला गया। अर्थ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस शख्स ने इस वायर को हाथ लगा लिया, अब करंट को फ्लो मिल गया कहाँ से कहाँ तक का, इस वायर यानी कि इस लाइव वायर से अर्थ तक का एक मीडियम मिल गया, वो हमारे अंदर से ट्रैवल करके अर्थ में चला जाएगा। तो ये बहुत ख़तरनाक है। अगर कोई टूटी हुई तार है या फिर जिसे हम कहेंगे डैमेज वायर है तो उसको हाथ लगा लिया, तो ये एक सबसे बड़ा डेंजर है हमारे लिए। दूसरा, ओवर हीटिंग कॉज बर्निंग या फायर। जाहिर सी बात है, करंट की सप्लाई ज़्यादा होगी, ओवर हीटिंग होगी वायर के अंदर, उस मीडियम में, उस मेटल के अंदर, उस वायर के अंदर, जिसकी वजह से आग भी लग सकती है, ठीक है। और टेम्परेचर राइज़ होगा तो हम हाथ लगाएंगे, हमारा हाथ भी जल सकता है। और अक्सर हमने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की करंट सप्लाई की वजह से आग लग जाती है दुकानों में या फिर घरों में, करंट की वजह से, वो इसी वजह से लगती है। तो इससे कैसे बचा जाएगा, वो आगे बढ़ेंगे। डैम कंडीशन, एक शख्स है जो कि इधर बैठा हुआ है, ठीक है, ज़मीन पे इसके जो पैर हैं वो फ्लोर पे हैं, फ्लोर पे क्या है, पानी है, ठीक है। ये शख्स क्या कर रहा है, ये रेडियो सुन रहा है। तो रेडियो इसने किस चीज़ से अटैच किया हुआ है, स्विच से अटैच किया हुआ है। स्विच पे कितना करंट सप्लाई होता है, 240 एम्पियर। 240 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़ोर का झटका लगेगा। हमारी बॉडी के अंदर जो सप्लाई करंट होती है वो होती है 5 एम्पियर, और ये 240, अच्छा हमें कितने का झटका पड़ेगा, 235 एम्पियर का झटका पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है इस वजह से हमें इतना ज़्यादा ज़ोर का झटका पड़ेगा। करंट हमें लगेगा 235 एम्पियर का, जो कि बर्दाश्त हम नहीं कर सकते, हम उसी वक्त मर जाएंगे। हाँ, तो इससे बचने के लिए, इन अनहोनी डैम कंडीशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि बजाय उस वक्त ज़मीन पे पानी था तो हम ऐसा रेडियो सुने ही नहीं जिसको सॉकेट से अटैच करना पड़े। हम बैटरी वाला रेडियो भी सुन सकते हैं। बैटरी वाले रेडियो के अंदर नॉर्मली 5 एम्पियर होता है, जो कि अगर हमारी इसकी बैटरी इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर वाटर में लग भी जाए, वाटर से फ़्लो करके हमारे पास आ भी जाए, तब भी हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा करंट महसूस होगा तो हम उससे बच सकते हैं। ओके, सेफ़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम अपने घरों में देखते हैं कि 4 तरीके के सर्किट्स होते हैं। बाहर एक बड़ा सा डैशबोर्ड लगा होता है, उसके अंदर 4 तरीके के सर्किट्स होते हैं। पहला होता है लाइटनिंग सर्किट। ओके, लाइटनिंग सर्किट क्या है, हमें पता है कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ हो रहे हैं उनमें वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। अगर वोल्टेज अप डाउन होता है तो वो चीज़ का सर्किट ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, मशीन ख़राब होने के चांसेस होते हैं। लो वोल्टेज पे मशीन ख़राब हो जाती है, हाई वोल्टेज में मशीन के अंदर के सर्किट्स ब्रेक हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कौन सा सर्किट इस्तेमाल करते हैं हमारे घर के अंदर, फॉर द पर्पज़ ऑफ लाइटनिंग, जिसमें फ़ैन भी आ गया, लाइटनिंग भी आ गई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ गई पूरी, वो पैरेलल सर्किट इस्तेमाल करते हैं। क्यों पैरेलल सर्किट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैरेलल सर्किट में हमने पढ़ा है कि क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज सेम होता है, V1 = V2। तो वोल्टेज सेम होता है तो हम एक ही सर्किट में चाहे 10 बल्ब जलाएं या 100 बल्ब जलाएं, वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, सारी जितने भी बल्ब होंगे वो सेम तरीके के चलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या इसका फ़ायदा होता है, इक्वल सप्लाई ऑफ वोल्टेज, ये हमने अभी पढ़ लिया, और इजी फ्लो मिल जाता है कि अगर मान लिया जाए ये V1 वाला जो सर्किट है, ये वाला बल्ब जो है ये ख़राब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सर्किट रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। इक्वल वोल्टेज सप्लाई हो रहा था, पैरेलल इस तरीके से होता है ना, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पैरेलल है, V1 V2
ठीक है। तो अगर V1 वाला बल्ब ख़राब हो जाता है तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं कर रही, अगर फिर भी ऊपर से फ़्लो करेगी, नीचे से फ़्लो करेगी, एक कंप्लीट सर्किट बना रहेगा। तो एक इजी फ़्लो मिल जाता है कि अगर बीच में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, फ़्लो रुक जाता है, तो फिर भी बकाया जितनी भी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यही वजह है कि घर में कोई एक बल्ब ख़राब हो जाता तो बाकी सारे ख़राब नहीं होते, वो चलते ही रहते हैं। ओके, सेकंड, इमर्जन हीटर सर्किट। ये एक डिवाइस है, ये एक वो डिवाइस है जो कि टेम्परेचर कैलकुलेट करती है। अक्सर हमने देखा होगा, हमेशा तो नहीं होता घर के बाहर फ्यूज़ में, मगर होता है, लगाना चाहिए है। इमर्जन हीटर मौजूद होता है अक्सर जगहों पे, बट उसकी डिवाइस जो स्क्रीनिंग होती है वो नहीं मौजूद होती। हम देखें बाहर डिवाइस है विच मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ मेन बोर्ड। मेन बोर्ड में क्या होता है, एक स्क्रीन लगी हुई होती है जिसमें टेम्परेचर लिखा आ रहा होता है कि जो आपका मेन सर्किट है, मेन सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, उसके हिसाब से जो टेम्परेचर वायरिंग का है वो लिखा आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 40 सेल्सियस या 42 सेल्सियस जो है वो एवरेज होता है। अगर वहाँ पे 45 आ जाए तो हमें दिख जाता है और हम थोड़ी देर के लिए सर्किट बंद कर सकते हैं। मगर कुछ घरों में क्या होता है, स्क्रीन नहीं मौजूद होती बड़ी वाली जिसमें टेम्परेचर लिखा हो रहा था, मगर वहाँ पे भी इमर्जन हीटर सर्किट लगाया जाता है। उसका काम क्या होता है कि जैसे ही उसकी लिमिट क्रॉस होगी हीट की, वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। यही वजह है कि घर में अगर बहुत ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करवा लेते हैं तो वायरिंग हीट हो जाती है, और जिसकी वजह से हमने देखा खुद ब खुद वो बटन बंद हो जाते हैं। वो इस डिवाइस की वजह से होता है कि टेम्परेचर राइज़ हुआ, इमर्जन हीटर सर्किट क्या करता है, ब्रेक हो जाता है और सारे फ्यूज़ बंद हो जाते हैं। कुकर सर्किट क्या होता है, कुकर सर्किट इस तरीके का होता है। ओके, जितनी भी कुकर वाली चीज़ें होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ़्लो लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन केटल, इलेक्ट्रिक केटल और ओवन। तो इनमें हमने देखा होगा कि इनका जो सॉकेट होता है वो इस तरीके का होता है, 3 पिन। ये क्यों होता है, एक होता है लाइव वायर के लिए, एक होता है न्यूट्रल वायर के लिए और तीसरा होता है अर्थ वायर के लिए। लाइव वायर से करंट और वोल्टेज आ रहा होता है घर में, न्यूट्रल वायर इस वजह से होता है कि वो इससे अटैच हो जाए तो कंप्लीट फ़्लो मिल जाए एक वापसी जाने का। अर्थ वायर इस वजह से होता है कि अगर यहाँ पे कहीं रिलीज़ हो जाए तो अर्थ वायर के अंदर जाए और वो हम फॉर द सेफ्टी पर्पज़ होता है ये। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मेन रिंग सर्किट क्या होता है, मेन रिंग सर्किट जो होता है वो इस तरीके की हमें पता है, एक वायरिंग होती है कॉइल वायर जो कि बाहर टर्मिनल से आ रही होती है हमारे घर के अंदर या अंडरग्राउंड या ऊपर होती है। ठीक है, ये वायरिंग कॉइल होती है, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर का काम क्या होता है, सप्लाई देता है करंट और वोल्टेज की घर के अंदर, मगर एक वायर अगर हो तो करंट नहीं आएगा, तो इसीलिए एक और वायर इसके साथ अटैच किया जाता है जो कि वापसी बाहर करंट लेके जाता है, तो एक कंप्लीट फ़्लो मिल जाता है, सर्किट बन जाता है। ठीक है, तो एक है लाइव वायर, एक है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर के अंदर 0 वोल्टेज होता है, जबकि लाइव वायर के अंदर वो वाला वोल्टेज होगा जो कि हमारी कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है। और अर्थ वायर भी होता है कभी कभी जो सेफ्टी के लिए होता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है हो। हाँ, यही वजह है कि वो वाली डिवाइस, वो वाली वायरिंग, जैसे कि छोटी चीज़ों में जो वायरिंग इस्तेमाल होती है जैसे कि मोबाइल चार्जर, उनके अंदर सिर्फ 2 होती हैं, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो ही इतना कम कर रहे होते हैं। तो अर्थ अगर रिलीज़ हो भी गया, करंट रिलीज़ हो भी गया, वायर ब्रेक हो भी गई, तो हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि पहुंचेगा ही नहीं। तो वो उन जगहों पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ़्लो ज़्यादा होता है वहाँ पे अर्थ वायर लगाते हैं, ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी कोई भी वायर ब्रेक हो रही है उसकी वजह से हम हाथ लगाए तो हमें नुकसान ना हो, बल्कि अर्थ वायर में चले जाए और हम बच जाएँ। नाउ व्हाट इज़ फ्यूज़? फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक डिवाइस है जिसके अंदर थिन वायर लगाया जाता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। कितना थिन वायर? ओके, हमने देखा होगा कि बाहर जो सब स्टेशंस होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, वहाँ पे जो वायरिंग होती है वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है,
तो जितनी ज़्यादा थिक वायर होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस यानी कि उसके टूटने की ताकत लाइक उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और जितना छोटा वायर होगा, जितना पतला वायर होगा, जितना थिन वायर होगा, इतनी आसानी से वो टूट सकता है। तो दो तरीके के फ्यूज़ होते हैं, मगर फ्यूज़ पढ़ने से पहले हम एक क्लियर कर लेते हैं कि फ्यूज़ में काम क्या होता है। ये जो इसका फंक्शन है वो क्या है। जब भी करंट सप्लाई होती है, करंट फ्लो होता है, तो हमें पता है हीट जनरेट होती है। जितना थिक वायर होगा उसको ज़्यादा हीट चाहिए उसे टूटने के लिए, और जितना थिन वायर होगा उतनी कम हीट में भी वो टूट जाएगा, यानी कि मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थिन वायर इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन को जो करंट फ्लो चाहिए होता है वो 10 एम्पियर का चाहिए होता है। तो वॉशिंग मशीन में जो फ्यूज़ हम लगाएंगे वो लगाएंगे 11 एम्पियर का, कि जैसे ही 11 एम्पियर को पहुँचे वो वायर जो है अंदर वाली वो पूरी मेल्ट हो जाए और सर्किट रुक जाए। ठीक है, ताकि वॉशिंग मशीन हमारी डैमेज ना हो। ये फ्यूज़ सस्ते आते हैं। ठीक है, टोस्टर को चाहिए होता है 9 एम्पियर, तो हम इसमें लगाएंगे 10 एम्पियर का फ्यूज़, कि जैसे ही 9 से ज़्यादा करंट फ्लो इसे मिले ये वायर मेल्ट हो जाए और सर्किट रुक जाए, टोस्टर रुक जाए। ड्रायर को 11, डिश वॉशर को 10 एम्पियर, चार्जर सेलफोन का चार्जर होता है उसे 2 एम्पियर। तो इसमें इतनी खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि चार्जर होते ही सस्ते हैं, मगर फिर भी अगर हमें फ्यूज़ लगाने का मौका मिल जाए चार्जर में तो हम लगाएंगे 3 एम्पियर का जो है वो फ्यूज़ लगाएंगे, ताकि 2 एम्पियर की सप्लाई तो वो बर्दाश्त कर सकता है, मगर जैसे ही 3 एम्पियर मिलेगा तो हमारा सेलफ़ोन का जो चार्जर है वो डैमेज हो सकता है। इस वजह से हम 3 एम्पियर का फ्यूज़ लगा देंगे ताकि इलेक्ट्रिक सप्लाई ही रुक जाए जैसे ही करंट का फ्लो ज़्यादा मिले, यानी कि 3 एम्पियर तक पहुँचे ही और ये पूरा सर्किट ही रुक जाए, टूट जाए। कैसे टूटेगा, ये वायर ब्रेक हो जाएगी 3 एम्पियर पे आके। 3 एम्पियर पे एक हीट रिलीज़ होगी, वो हीट पे ये वायर मेल्ट हो जाएगी और सर्किट रुक जाएगा। ये क्या होता है, ये इसकी कोटिंग होती है। ठीक है, जो इंसुलेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे भी करंट, यहाँ ये एक न्यूट्रल होता है, एक लाइव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ओके, तो ये हो सकता था कि अगर ये मेटल होते तो ये फ़्लो यहाँ चले जाता, यहाँ से इधर चले जाता, एक नया सर्किट बन जाता। ठीक है, मगर ये इंसुलेटर है, इस वजह से वायर नहीं है, अब तो ये सर्किट नहीं बन सकता अनटिल अनलेस हम नया फ्यूज़ ना लगाएं या फिर या यहाँ पे एक न्यू वायर ना लगा दें। ठीक है, दो तरीके के फ्यूज़ होते हैं, पहला होता है कार्ट्रिज फ्यूज़ और दूसरा होता है वायर फ्यूज़। वायर फ्यूज़ में वायर मेल्ट होती है, जबकि कार्ट्रिज फ्यूज़ में क्या होता है, एक स्पार्क होता है बट वायर नहीं टूटती। स्पार्क होने की वजह से क्या होता है, वो बटन खुद ब खुद बंद हो जाता है। तभी हम देखते हैं एक स्पार्क हुआ घर में इलेक्ट्रिक फ्लो की वजह से, और जो मेन बोर्ड की जो लाइन बटन्स होते हैं वो बंद हो जाता है, फिर हमें वो जाके ऑन करने पड़ते हैं। ओके, एग्जांपल 20.5 इसके अंदर कह रहे हैं कि अगर आपको पावर दीजिए 2880 की और वोल्टेज मिल रहा है इतना, तो करंट कितना होगा, और आप उसमें फ्यूज़, अगर पावर इतनी है वोल्टेज इतना है तो फ्यूज़ जो हम लगाएंगे वो कितने एम्पियर का लगाएंगे। P=IB होता है, हमें पता है, हमें निकालना है करंट कितना है। P 2880 डिवाइडेड बाय 440, आंसर आएगा एम्पियर, 12 एम्पियर। तो 12 एम्पियर तो करंट है, तो फ्यूज़ कितने के लगाएंगे, 13 एम्पियर का लगाएंगे। फ्यूज़ ऑफ 13 एम्पियर इज़ सूटेबल। ठीक है, जितना फ्लो वो बर्दाश्त कर सकता है उससे 1 एम्पियर ज़्यादा का हम फ्यूज़ लगाते हैं, ताकि जैसे ही 12 से ज़्यादा एम्पियर यानी कि करंट सब उसके बाद उसको मिल रहा हो, तो बजाय वो इंजन ख़राब हो जाए वो सर्किट ही ब्रेक हो जाए। ओके, अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। मान लेते हैं ये एक मशीन है, ये जो सर्कुलर है ये मशीन है, कोई भी मशीन है, वॉशिंग मशीन कह देते हैं इसे। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन के अंदर अपनी वायरिंग्स होती हैं, अपनी सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे एक मीडियम होता है, जो एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि न्यूट्रल वायर इज़ जस्ट टू कंप्लीट दी सर्किट। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि लाइव वायर वो होती है जो बाहर जो टर्मिनल्स होते हैं हमारे घर के, या अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन से सप्लाई लेके आती है घर पे। अब सर्किट बनाने के लिए तो हमें पता है कि प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। ठीक है,
तो आधा फ्लो क्या हो गया, लाइव वायर, और आधा फ्लो क्या हो गया, न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर की 0 वोल्टेज होती है, रिमेंबर, ओके। और लाइव वायर में वो वोल्टेज होगी जो कि हमारी कंपनी हमें सप्लाई कर रही है, क्योंकि जनरली पूरी दुनिया में अगर एवरेज लिया जाए तो वो 240 वोल्टेज है, ठीक है, ओके। एक और चीज़, जो फ्यूज़ लगता है वो लाइव वायर में लगता है हमेशा, क्योंकि लाइव वायर से ही तो करंट आ रहा है, तो फ्यूज़ भी उसी वायर में लगना चाहिए। अगर न्यूट्रल में लग जाएगा तो न्यूट्रल का तो वोल्टेज 0 होता है, ठीक है, और न्यूट्रल में करंट भी फ़्लो नहीं होता अनटिल अनलेस एक पूरा सर्किट ना बन जाए। तो फ्यूज़ जो हमेशा लगता है वो लाइव वायर में लगता है, जबकि जो सॉकेट होता है वो भी लाइव वायर में लगता है, ताकि फ्यूज़ से हम कैलकुलेट करें कितना करंट फ़्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यूँ बना के दिखाऊँ तो यहाँ से यूँ करंट आता है, देन यहाँ पे रोटेट करता है और यहाँ से वापसी जाता है। अगर मैं यहाँ पे फ्यूज़ लगा दूँ तो फ्यूज़ सर्किट ब्रेक कर देगा, जबकि लाइव वायर तो अपनी सप्लाई कंटिन्यू रखेगा। तो इस वजह से मुझे फ्यूज़ यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि अगर सर्किट ब्रेक हो तो करंट यहाँ तक तो आ रहा है बट इससे आगे नहीं जा सकेगा, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ बस जहन में रख लेना कि लाइव वायर में ही फ्यूज़ लगता है और सॉकेट भी। अगर फ्यूज़ हमने न्यूट्रल वायर में लगा दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। 3 तरीके की वायरिंग होती है, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल और लाइव हमने पढ़ लिया। लाइव वायर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वोल्टेज। न्यूट्रल वायर हैज़ 0 वोल्टेज बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वाई बिकॉज इट कम्प्लीट द होल सर्किट, ओके। अर्थ वायर हमारी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होता है। जनरली नॉर्मली ग्रीन एंड येलो कलर की जो वायरिंग होती है वो होती है अर्थ वायर, ब्राउन कलर की जो होती है वो होती है लाइव वायर, और न्यूट्रल वायर ब्लू कलर की होती है। हम देखते हैं बड़े बड़े जो सॉकेट्स होते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, आयरन और ओवन और केटल, वो उनके इस तरीके के सॉकेट होते हैं, क्योंकि उनमें करंट फ्लो ज़्यादा चाहिए होता है। तो एक लाइव सप्लाई होती है, एक न्यूट्रल सप्लाई होती है, एक अर्थ भी होती है, ताकि अगर करंट ज़्यादा हो जाए और कहीं से रिलीज़ हो रहा हो ब्रेक डैमेज की वजह से, तो इलेक्ट्रिकल अर्थ हमें बचा ले फॉर द सेफ्टी पर्पस, ओके। ये क्या है, अगर अर्थ वायर हो और ये ना हो तो क्या नुकसान है। मान लेते हैं ये वॉशिंग मशीन है, ठीक है, ये एक शख्स है। अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर सिर्फ ये 2 वायर हैं और यहाँ पे डैमेज हो जाए तो सारा करंट फ्लो जो मेटालिक बॉडी है वॉशिंग मशीन की उसमें चला जाएगा, एंड देन हम टच करेंगे और हमसे वो एक अर्थ में जाने का ज़रिया बन जाएगा, हमारे अंदर से करंट फ्लो होगा और हम मर सकते हैं। जबकि अगर अर्थ वायर अटैच कर दी जाए तो जो डैमेज हुआ है उसका सारा करंट अर्थ के अंदर चला जाएगा और हम हाथ लगाएंगे हमें कुछ भी नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा हमारे अंदर, क्योंकि सारा करंट कौन ले रहा है, अर्थ ले रहा है, ओके। ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेक करने वाली डिवाइस को ब्रेकर कहते हैं। 2 तरीके के ब्रेकर होते हैं, पहला होता है मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर, दूसरा होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। मेंटेनेंस बड़ा आसान है, ओके, ये तो हम समझ लेंगे। ये तो हम अभी समझ रहे हैं, बट ये वाले में इसके अंदर ही हिंट है, लीकेज। अगर करंट की लीकेज कहीं भी होगी तो ये ब्रेकर क्या करेगा, बटन्स को बंद कर देगा। हम देखते हैं बात डैशबोर्ड में, मेन बोर्ड में हमारे पास बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। ये कह लेते हैं कि 2 रूम का है, ये 2 रूम का है, ये ड्राइंग रूम का है, ये टीवी लॉन्च का है, ये किचन एंड बाहर जो फ्लोर जो होते हैं वहाँ का है, ठीक है। अगर हमें 1 सेकेंड, ओके। मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर क्या करता है, एक्सेस फ्लो, कहीं पे भी ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा ये ट्रिप कर देगा। मान लेते हैं कि ये टीवी लॉन्च का है, टीवी लॉन्च में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा था, तो MCB यानी कि मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर ने क्या किया, इसने नोट किया कि ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, इसने ट्रिप कर दिया और ये बटन बंद हो जाएगा, ऑन से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जबकि
इलेक्ट्रिकल लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या करता है, इसमें अर्थ भी है, अर्थ वायर अटैच होती है। तो अगर इसमें करंट फ्लो ज़्यादा होता है तो इसमें अर्थ वायर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ट्रिप हो जाता है। इसमें अर्थ वायर मौजूद है तो वो जो इलेक्ट्रिक फ़्लो ज़्यादा एक्सेस फ्लो हो रहा है वो अर्थ वायर अपने अंदर ले लेता है, मगर अर्थ की भी एक कैपेसिटी होती है, वो एक हद तक ले सकता है, उसके बाद नहीं ले सकता। कितना करंट अपने अंदर फ़्लो करवा सकता है, वो करवा सकता है 10 मेगा एम्पियर से लेकर 30 मेगा एम्पियर, और जैसे ही 30 मेगा एम्पियर से ज़्यादा एक्सीड करेगा तो फिर ये ट्रिप करेगा। तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि अगर जैसे कि हम कराची में रहते हैं, करंट फ्लो मेंटेनेंस नहीं है, कांस्टेंट नहीं रहता, कभी करंट ज़्यादा होता है कभी करंट कम होता है, तो अगर एमसीबी लगाएंगे तो हर थोड़ी देर में ट्रिप होगा, हर थोड़ी देर में बाहर हमें मेन बोर्ड में जाना पड़ेगा एंड देन हमें ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारे शहर में हम इस सिचुएशन में क्या यूज़ कर देंगे, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ये यूज़ करते हैं, ताकि अगर ज़्यादा कम हो भी जाए, ज़्यादा फ्लो हो जाए, एक्सेस फ्लो हो भी जाए, तब भी ट्रिप नहीं हो और वो अर्थ वायर अपने अंदर ले ले। तो इससे क्या होगा कि बार बार ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, हमें जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, जबकि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ़्लो अगर हो जाए, बहुत ज़्यादा, यानी कि 30 मेगा एम्पियर से भी ज़्यादा, तो हमें फिर ट्रिप की सूरत में नज़र आता है। एंड देन तो फिर अगर 30 मेगा एम्पियर से भी ज़्यादा करंट एक्सेस फ्लो हो तो अर्थ तो अपने अंदर ले नहीं सकता, और अर्थ वायर अपने अंदर लेगा जितना लेना चाहे। मान लिया जाए कि 45 मेगा एम्पियर का करंट फ्लो हो गया एक्सेस, तो 30 तो अर्थ ले लेगा, 15 नहीं ले पाएगा ना, तो ये 15 की वजह से क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा, तो फिर हमें ट्रिप देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये सही है, हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं फ़्लो करता है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो की ज़रूरत होती है, जहाँ जो बहुत महंगी डिवाइसेस होती हैं, वहाँ पे हम ये इस्तेमाल करते हैं।